हो गया, बैठ जाए। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है आज के लिए ये है भाई, गतिमान आवेश पर बल से। नेक्स्ट आर्टिकल, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, ध्यान रहे, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आपने पढ़ा था इससे पहले, जब शुरू आर्टिकल आई थी, शुरू हुआ था ये चैप्टर, तो आपने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखें, ठीक है ना, किसी चुंबक, और उसमें धारा प्रवाहित करें किसी चालक को, और चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखें, तो चालक या तो ऊपर की ओर उड़ जा रहा था या नीचे की ओर झुक जा रहा था, डिपेंड कर रहा था कि धारा की दिशा किधर को था, शुरू में बताया था। और उसके बाद आपने लॉरेंज बल पढ़ा। लॉरेंज बल क्या बोलते हैं कि अगर कोई आवेशित कण या आवेश जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उसको बोलते हैं क्या, लॉरेंज बल। आपने दो चीजें इसमें कंबाइन होंगी, एक तो लॉरेंज बल, कल आपको बताया था कि धारावाही चुंबकीय क्षेत्र, आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से थीटा कोण पर स्मॉल v वेग से गतिमान आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगता है भाई, F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। इसको मैं समीकरण नंबर आज भी 1 बना दे रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब होता क्या है कि अगर कोई चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी चालक को हम क्या रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें, सपोज के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है और इसकी दिशा बी है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम चुंबक की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक चालक रखते हैं। सपोज के लिए कोई चालक है, ये एक्स वाई चालक है भाई, ठीक है। अब ये बेलनाकार चालक है तो इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होगा वो सपोज के लिए कैपिटल ए है भाई। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, और इस चालक की जो लंबाई है वो इस कैपिटल एल मान लो, चलो इस चालक की लंबाई कितनी है, कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल एल लंबाई का चालक जो है और स्मॉल ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का चालक, तो इस चालक पर एक बल लगेगा और वो बल इन दोनों की दिशाओं की क्या हुआ, लंबवत हुआ। तो इस चालक पर एक बल लगेगा F, और इस बल के कारण सपोज के लिए इस चालक में धारा आई एम्पियर की धारा बह रही है, इस चालक में कितनी धारा बह रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक। और इस समय मैं धारा की दिशा इधर को ले रहा हूँ, देखो, क्योंकि अभी आवेशित कण पर इधर धारा की दिशा में इधर को ले रहा हूँ, तभी बल ऊपर की ओर लगेगा, नहीं तो बल क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि आवेशित कण मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे भाई इस समय, ठीक है। अब क्या होता है कि जब किसी चालक को, जब अब कोई चालक है, चालक को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, सपोज के लिए जब किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं बल्कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाता है, रखकर
उसमें उसके सिरों के बीच, चालक के सिरों, उसके सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच में हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी जोड़े। ठीक है, धारा प्रवाहित करने तो हमें क्या जोड़नी पड़ेगी, बैटरी जोड़नी पड़ेगी। बैटरी जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है, धारा आई प्रवाहित की जाए। अब सपोज के लिए इसमें धारा कितनी प्रवाहित की जा रही है, आई प्रवाहित की जा रही है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि धारा किसका परिणाम है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग से चलते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये वाला अनुगमन वेग वाला आर्टिकल पीछे आ चुका है। Vd से एक से दूसरे सिरे की चलते, एक से दूसरे एक सिरे से क्या चलते हैं। अब देखो कौन चल रहा है एक से दूसरे सिरे की ओर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अभी आपने कहा है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर कोई भी वेग से कोई आवेशित कण चले तो उस पर एक बल लगेगा। तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो इसलिए प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अब चूंकि जो चालक है भाई वो जो है थीटा कोण पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उसी कोण पे जाएंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो जिधर को मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी दिशा के विपरीत क्या जाएगी, धारा बहेगी। तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल, लॉरेंज बल, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, भले ये सूक्ष्म बल होगा लॉरेंज बल। सपोज के लिए मैं इसको F1 मान लूँ या F डैश मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल QV भी साइन थीटा, ठीक है ना। तो इससे लोग Q की जगह पे क्या आ जाएगा, E, B की जगह पे B, V की जगह पे क्या आ जाएगा VD और साइन थीटा। समीकरण नंबर क्या बना देता हूँ, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा EBVD साइन थीटा। VD क्या है, अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। अब हर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा तो इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब उन सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल को हम जोड़ दें तो ये एक सूक्ष्म स्तरीय बल है भाई। ये क्या है, एक सूक्ष्म, एक बहुत ही छोटा बल होगा और ये प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, ठीक है। अब कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो संपूर्ण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अगर यही बल जो है जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उन सब पे लगे तो उन सब पर लगने वाला बलों का जो परिणामी होगा वो इस धारावाही चालक पर लगने वाला क्या होगा, बल होगा। तो जो सूक्ष्म स्तरीय बल लगेगा तो संपूर्ण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा और इन दोनों इसका जो योग होगा वो होगा धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक पर। तो हम क्या करेंगे कि हर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना हमने कर ली, ठीक है। अब हम इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनकी गणना कर लेंगे और उसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उन सब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल होगा वो धारावाही चालक पर लगने वाला क्या होगा, बल होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, फिर से बताओ। होता क्या है कि जब चालक में धारा बहती है तो चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए हमें जो है चालक के सिरों के बीच में एक बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी लगाएंगे तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलेंगे। अब आप जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण स्मॉल v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है Q, तो F उस पर एक बल लगता है F बराबर QV साइन थीटा। इसको हमने बोला था क्या, लॉरेंज बल, ठीक है। अब ये लॉरेंज बल हर इलेक्ट्रॉन पर लगेगा क्योंकि इसमें आवेशित कण कौन गति कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक लॉरेंज बल लगेगा और वो लॉरेंज बल कितना होगा, वो होगा EB की जगह VD साइन थीटा। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब इन लॉरेंज बलों का जो परिणामी होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना बल लगा
तो बाकी कुल कितने इलेक्ट्रॉन है उन पर कुल कितना बल लगेगा, उन सबको हम जोड़ देंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, संपूर्ण बल निकल आएगा। ठीक है ना। अब देखो सपोज के लिए जो चालक है, चालक की लंबाई हमने कितनी मानी है, एल मान। अब मान लेते हैं, माना चालक के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है भाई कितनी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी है, एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो चालक में प्रवाहित धारा, तो चालक देखो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, लिखा तो नहीं है कहीं पर भी, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है कैपिटल ए, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तथा चालक की लंबाई, जो चालक है उसकी लंबाई कैपिटल एल है। चालक की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल। ठीक है। तो इसलिए चालक में धारा, इसलिए चालक में वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताओ। I बराबर NEA VD, समीकरण नंबर क्या बन गया, याद आ रहा है, याद आ रहा है कहीं पे, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताया, तो दोबारा मैं यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं करूंगा। तो अगर किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, a है, और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है vd वेग से गतिमान है, तो चालक में प्रवाहित धारा होती है I बराबर NEA VD, I बराबर NEA होती है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लग रहा है, अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन है हम ये निकालेंगे, और इसलिए चालक का आयतन, चालक का आयतन कितना हो जाएगा भाई, इस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है कैपिटल ए और लंबाई है एल, तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा के तार की लंबाई। अगर सपोज के लिए चालक है, ये क्या है, इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो चालक का आयतन हो जाएगा ए इंटू एल, चालक का आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू। अब देखो चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन, तो कुल इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा कर देंगे। तो इसलिए चालक में, इसलिए संपूर्ण चालक में है, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल भाई यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी भाई, एन को गुणा कर देंगे एल से। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को चालक के आयतन से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वो हो जाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है, ई बी वी बी डी साइन थीटा, ये मैं शुरू में बता चुका हूँ। अब इतने मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो स्थूल स्तरीय बल, इसको ये जो सूक्ष्म स्तरीय बल था वो इसको एक बड़ा बल बना देंगे भाई, इसको बोलते हैं स्थूल स्तरीय। ठीक है, मैक्रो फोर्स, ये तो माइक्रो फोर्स हुआ, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो फोर्स हुआ, और ये हुआ मैक्रो फोर्स। मैक्रो का मतलब होता है जो इन छोटे छोटे बलों ने जोड़ के बनाया। तो जो कुल सूक्ष्म स्तरीय बल हो जाएगा उसको मैं कैपिटल एफ लिख दूं भाई, इसको मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल एफ बराबर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल, यस, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल गुणा गया
चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो F बराबर हो जाएगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कितना था F डैश, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है NaL, कितनी थी। और समीकरण फर्स्ट से रख दो मान समीकरण सेकंड से, तो F डैश, F बराबर F डैश का मान समीकरण सेकंड से रखो यहाँ से, तो EB/VD साइन थीटा ये था, और इनटू NaL। ठीक है भाई, अमन बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं आ रही। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। F बराबर हो जाएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ NeAVD, NeAVD, ठीक है, और पीछे से बच गया BL साइन थीटा, बच गया। अब ये रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि NeAVD किसके बराबर है, I है कि नहीं? तो उसको लाने के लिए अब मैं यहाँ पे I को ले आऊंगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा भाई IBL साइन थीटा। यही जो बल है वो धारावाही चालक पे लगता है भाई। समीकरण नंबर कौन सी बनेगी, ये सेकंड बनी थी, ये थर्ड बनी थी, ये बन जाएगी आपकी फोर्थ। तो इतना बल लगेगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल लगेगा F बराबर IBL साइन थीटा। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर किसी धारावाही चालक में I एम्पियर की धारा बह रही है, उसको जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, और चालक की लंबाई कितनी है भाई, कैपिटल L है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा हो। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाती है। F बराबर IBL साइन थीटा, इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या ये ड्राइव करने के लिए आ सकता है कि आप इसकी उत्पत्ति कीजिए, आप इसको सिद्ध करके बताइए कि किसी भी चालक पर लगने वाला बल IBL साइन थीटा होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक दो स्पेशल केसेस ले लेते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन जीरो बराबर कितना होता है 0, साइन जीरो का मान कितना होता है, तो F बराबर भी कितना हो जाएगा, परिणामी F बराबर भी कितना हो जाएगा 0। इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई, अगर ये चालक जो है इस रेखा में रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश रखा हो, चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो अनुदिश रखा हो, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा होती है जिसकी अनुदिश रखे गए धारावाही चालक पर कोई भी बल नहीं लगता। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिफाइन करने का भी एक तरीका है। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो अगर चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नोट करना चाहो तो नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रखा हो तो चालक पर कोई भी बल नहीं लगता है। इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी डिफाइन कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा होती है जिसमें रखे गए धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं लगाया जाता। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू, तो आप जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है भाई 1। अब चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, ये इधर को है, चालक ऐसे रखा हुआ लंबवत, क्योंकि हम 3 डायमेंशन दिखा नहीं पाएंगे तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री नहीं दिखा पाएंगे। तो चालक सपोज के लिए अपने कॉर्नर, जो इस कमरे का कॉर्नर है उस पर फोकस करो, ठीक है ना। अगर चालक चौड़ाई की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र जो है लंबाई की दिशा में है, तो बल किधर को लगेगा, खड़ी दीवार की दिशा में लगेगा। तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो F बराबर क्या होगा, इसलिए अब जो F होगा भाई वो होगा IBL, समीकरण नंबर 5, कितना न्यूटन,
इतना इतना न्यूटन का बल लगेगा। ये बल जो है अधिकतम होगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगा जो कि किसी भी धारावाही चालक पर लगेगा। ये अधिकतम बल है, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला, किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाला अधिकतम बल होता है IBL। ठीक है, तो ये है भाई आर्टिकल। आपने क्या इस आर्टिकल में आपने क्या देखा, गतिमान आवेश पर बल के कारण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर धारावाही चालक पर बल की हम व्याख्या कैसे करेंगे, वो व्याख्या हम कर चुके हैं। हमने कहा कि जो भी धारा है भाई, धारा किसका परिमाण होता है, ये परिणाम होता है। धारा परिणाम होता है कि किसी भी चालक में अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करें एक दिशा से दूसरी दिशा, पर्टिकुलर दिशा में, और वो कैसे करेंगे, हम इस चालक के सिरों के बीच में एक सेल जोड़ेंगे। सेल जोड़ने से क्या होगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करेंगे, किस वेग से, अनुगमन वेग से। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, अब आप जानते हैं कि धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल क्या लगता है, F बराबर QVB sin थीटा लगता है। अगर कोई आवेशित कण जिस पर आवेश Q है v वेग से चल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, तो F बराबर QVB sin थीटा। तो अब चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन VD वेग से चल रहे हैं तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगा, ठीक है ना। कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हुए, धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या हुआ, इस संबंधों के कारण हमने एक क्या निकाला, फॉर्मूला ड्रॉ किया, और F बराबर निकला IBL sin थीटा। बाकी ये दो स्पेशल केसेस, अगली बात समझो। तो ये है भाई इसकी व्याख्या, गतिमान आवेश पर बल से, यानी कि लॉरेंज बल से आपने किस पे, लॉरेंज बल की सहायता से आपने धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना करनी। क्लियर, मिटा दो इसको। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमारे पास फॉर्मूले आ चुके हैं। तो हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। कोई भी आर्टिकल, मैंने आपको पहले भी बोला होगा कई बार कि जैसे ही आपके पास कोई नई भौतिक राशि आए तो आप तुरंत उसका मात्रक निकालोगे, उसकी विमा निकालोगे, ठीक है। उसका प्रचलित मात्रक क्या है, उसका MKS पद्धति में मात्रक क्या है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिखेंगे, B का मात्रक तथा विमा, डायमेंशंस क्या है, ठीक है, और यूनिट क्या है इसकी। तो आप जानते हैं, चूंकि समीकरण नंबर अभी आपने कौन सी बनाए थे, लास्ट समीकरण F बराबर IBL वाली, F बराबर IBL समीकरण नंबर 4 बनी थी, जो भी बनी होगी, समीकरण 4 ही बनी थी। तो आप इस समीकरण से देखते हैं, तो इसलिए समीकरण 4 से, समीकरण नंबर 4 से ही उठाते हैं, F इक्वल टू हो जाएगा IBL, तो B इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन IL, F अपॉन B इक्वल टू, और इसलिए B का मात्रक, B का F का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और L का मात्रक क्या होता है, तो B का जो मात्रक होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को एक टेस्ला बोलते हैं भाई, नाम सुना हो कभी टेस्ला का, क्या होता है टेस्ला, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम एक टेस्ला बोलते हैं। एक, आजकल टेस्ला बड़ा प्रचलित शब्द है, हाँ। एलन मस्क का नाम सुना है, एलन मस्क, एलन मस्क क्या है, दुनिया का सबसे, हाँ। तो एलन मस्क की एक कंपनी है, वैसे तो उसकी जो मूल कंपनी है वो है स्पेसएक्स, क्या है, स्पेसएक्स, लेकिन इसकी एक कंपनी है टेस्ला, इसकी एक सब्सिडियरी यूनिट है क्या, टेस्ला। और जो टेस्ला है ये इलेक्ट्रिक कार बनाती है, इलेक्ट्रिक
कार्स मेनली बनाती है। लेकिन इस एलोन मस्क का इस टेस्ला से कोई संबंध नहीं, ठीक है ना। ये टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का निरपेक्ष मात्रक है, जिसे साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया। तो ये तो मैं ऐसे ही कहीं से प्रसंग आ गया। तो 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को बोलते हैं भाई क्या, एक टेस्ला। अगर इस समीकरण में F बराबर IBL, अगर B, यदि इस समीकरण, इसको मैं समीकरण जो भी बोलना है आपको, यदि F बराबर क्या हो जाए, यदि समीकरण 4 ही बोल देते हैं इसको, F बराबर 1 न्यूटन हो जाए, F बराबर कितना हो जाए, I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर, और L बराबर 1 मीटर, L बराबर 1, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। B का मान कितना हो जाएगा, या 1 टेस्ला, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर या 1 टेस्ला। यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषित कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकते हैं कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर लंबे तार पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उस पर 1 न्यूटन का क्या लगता है, बल लग रहा हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 1 न्यूटन पर एम्पियर होगी या 1 टेस्ला होगी, ठीक है ना। इसका जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है, सीजीएस पद्धति में बी का मात्रक ये है भाई गॉस, नाम सुना हुआ, गॉस का नाम सुना हुआ। गॉस ने भी बहुत परेशान किया नहीं इससे पहले, गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर याद है, भूल गए, भूल गए, क्या है भाई गॉस की प्रमेय, बताओ क्या, बताओ। गॉस की प्रमेय कम से कम 10 से 15 दिन लगे होंगे उसको पढ़ाने में, प्रमेय का ही मालूम नहीं कैसे हो, चल बता गॉस की प्रमेय। कैसे होगा तुम लोगों का बेड़ा पार, कल तुम लोगों का एग्जाम होगा और उसमें मैं पूरा गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर पूछूंगा, ठीक है, याद रहे। तो बी का मात्रक होता है गॉस, और एक गॉस और एक टेस्ला में फर्क है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर या बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस न्यूटन, या 1 टेस्ला बराबर 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस। एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होता है, ठीक है ना। ये अब इस संबंध को आप स्थापित कर सकते हैं। देखो इस संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं, जो बी का मात्रक जो गॉस है वो किस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति में है, जबकि टेस्ला किस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में। तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदल सकते हैं, ये जो है विमाओं का एक उपयोग था। अगर आपने पढ़ा होगा विमाओं का एक उपयोग ये भी था भाई, कि एक से दूसरी पद्धति में मात्रकों को बदलना, एक पद्धति की मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। और इसके लिए आपने फॉर्मूला देखा होगा कि N1 इंटू U1 इक्वल टू क्या होता था, N2 इंटू U2। U1 जो है पहली पद्धति में क्या होती थी, विमा होती थी। N2 की पहली पद्धति में क्या होता था, आंशिक मान। N2 दूसरी पद्धति में क्या होता था, आंशिक मान। और U2 क्या होता था दूसरी पद्धति में, विमा।
इसकी सहायता से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तो बात हुई। अब इसके बाद बी की विमा, बी की, अब बी की जब वो मात्रक निकल गया तो विमा भी निकल आएगी। तो बी का मात्रक, बी का मात्रक था भाई न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। अब न्यूटन की विमा अगर आपको मालूम है तो सीधे बोल दो, और नहीं है मालूम है तो न्यूटन को जो है मीटर, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा के त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक गुणा के त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। फिर वेग का मात्रक मालूम है तो ठीक है, फिर वेग का मात्रक भी मालूम नहीं है तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इतना तोड़ने से बढ़िया न्यूटन कम से कम याद रखो, छोटे छोटे मात्रक, जूल का हो गया, न्यूटन हो गया, इनका विमा याद रखो। तो न्यूटन की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और बट्टे एम्पियर की क्या लिखते हैं, कैपिटल ए, और मीटर को क्या लिखते हैं, एल, एल से कट जाएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, तो बच्चा एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, एम टी माइनस 2 ए माइनस, ये आपकी, ये आपका क्या हो गया, विमा हो गई भाई, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। आई बात समझ में। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक में बहने वाली धारा के बीच आपसी संबंध क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगली बात समझ में, मिटा दो इसको। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारे पास आने वाली है वो क्या है भाई, मेरे ख्याल से चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है, नाम सुना हुआ है, विद्युत फ्लक्स तो खूब सुना होगा तुम लोगों ने, विद्युत फ्लक्स सुना, कहाँ सुना है, मार्केट में, कहाँ पे सुना, विद्युत धारा वाले चैप्टर में सुना, बहुत बढ़िया। अब चुंबकीय फ्लक्स भी सुनो, सुनो। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है भाई चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता था, किसी क्षेत्रफल से अगर हम कोई पृष्ठ रख देते थे, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते थे, वैद्युत फ्लक्स बोलते थे। ठीक उसी आधार पर हम चुंबकीय फ्लक्स को भी डिफाइन करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि अगर हम, ये चुंबकीय क्षेत्र है भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक क्षेत्रफल ले लें, इस चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत एक क्या ले लें, और ये क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, ये वाला क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है भाई, ये चुंबक, इसका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इस कैपिटल ए का जो गुणनफल है वो एक नई भौतिक राशि देता है, और उस भौतिक राशि को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो आप डिफाइन कैसे करोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, चुंबकीय क्षेत्र बी के अभिलंबवत या लंबवत रखे गए पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, रखे गए पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के लिए
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र B तथा A का गुणनफल तथा A का एक नई भौतिक राशि देता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, उस भौतिक राशि को बोलते हैं क्या, चुंबकीय सिंपल सी परिभाषा। फाई बराबर, इसे फाई से प्रकट करते हैं, इसे फाई लिखते हैं सिंपल, ठीक है ना। फाई से प्रकट करते हैं, क्या हो भाई अमन, टाइम ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, तो फाई, इसको फाई से प्रकट करेंगे और फाई बराबर हो जाएगा भाई बी ए। फाई बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए, या बी, यहां से आप कह सकते हैं बी बराबर फाई बटे ए। बी बराबर क्या कह सकते हैं, फाई बटे, चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो मात्रक होता है, जो निरपेक्ष, इसका एक निरपेक्ष मात्रक होता है वो होता है वेबर, WEBER। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, याद रहेगा, विमा निकाल लोगे। फाई बराबर बी, फाई बराबर बी ए, तो फाई की विमा, फाई की बराबर बी की विमा क्या होती है, अभी निकाला था, विमा बताओ ना सीधे बी की यार, अभी नहीं, ML, MT माइनस 2 A माइनस 1, और L का ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, L स्क्वायर हो गया L2, तो ये हो गया ML2 T माइनस 2 A माइनस, ये बी का विमा हो गया, फाई की विमा, ठीक है। और यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक ला सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वैसे हमने क्या कहा था, क्या कहा था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला या गॉस। तो यहां से बी का मात्रक, बी का एक और मात्रक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बी का मात्रक हो जाएगा, देखो फाई का मात्रक क्या बताया, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का भी एक मात्रक हो गया। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आगे बात समझ में, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में एक लंबवत एक क्या रख दें, क्षेत्रफल रख दें, तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल क्या कहलाता है, एक नई भौतिक राशि देता है, इस भौतिक राशि को हम बोलते हैं क्या, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया और धारावाही चालक पर बल हो गया, दो आर्टिकल हो गए, इनका मात्रक हो गया, इनकी विमाएं हो गई। तो यहाँ पे मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ आज का, ठीक है।